92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत एक चीज है। छोटे से कस्बे मधुपुर में सुबह उतर चुकी थी। हैंडपंप के पास झगड़ती औरतों का जमावड़ा था। मैं गर्मी की छुट्टियों में घर आया था तो सुबह हो या शाम इधर उधर बैठ के ही वक्त कटता था मेरा। सुबह उठे, चाय पी और चौरसिया की पान की दुकान पे आके जम गए। बगल में ही लाल बाबू की चाय की दुकान थी। लाल बाबू चाय को चाह कहते थे और उनकी दुकान में ग्लासों की दशा कुछ वैसी ही थी मानो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हो। वैसे लाल बाबू की चाह एकदम झक्कास होती थी। उस रोज चाय गटकने के बाद पान का बीड़ा दबाया ही था कि देखा सामने से एक नई नवेली चमचमाती साइकिल पे गुड्डू जी चले आ रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही गुड्डू जी हैं। 2.5-3 बरस बाद अपने कस्बे आया था, लेकिन यहां मुझे जो बदलाव दिख रहा था उसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। कुछ मामलों में गुड्डू जी पाइथागोरस थ्योरम से सीखे थे। मतलब कल भी, आज भी, कल भी वाला हिसाब। कल भी साइकिल पर, आज भी साइकिल और आगे भी साइकिल पर ही रहेंगे, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन उनकी पूरी शख्सियत बदली हुई नजर आ रही थी। बाल कटे हुए थे, कानों की पट्टी छोटी हो गई थी, मिचमिची आंखों में सुरमा लगा हुआ था और राजेंद्र कुमार की तरह 100% शरीफ लग रहे थे। हैरत इसी बात की थी कि गुड्डू जी शरीफ कब से हो गए। वो हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। ज्यादा दिन नहीं, आप समझ लीजिए कि 2 बरस पहले तक गुड्डू जी मधुपुर के एकदम रंगरसिया टाइप, या फिर यूं कहे कि खिलंदड़ किस्म के, या ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि लफाड़िया किस्म के ना आशिक थे। उनको हर हफ्ते नई लड़की से प्रेम हो जाता। हर बार मुझसे कहते कि इस बार उनको रियल वाला यानी कि असली वाला प्यार हुआ है। इतना कह के गुड्डू अपने चेहरे पे वो काला चश्मा टिका लेते जो उन्होंने गांधी मैदान के चाणक्य सिनेमा के पास से खरीदा था। गुड्डू जी को इस बात का बुरी तरह यकीन था कि काला चश्मा लगा के वो बम्बास्टिक दिखते हैं। दरअसल उनको ये बात उनके पनवाड़ी दोस्त चौरसिया ने बताई थी, जिसकी बात वो बड़े गौर से सुनते थे। तब गुड्डू जी इत्मीनान से जेब में हाथ डालते और अपनी जेब में उपलब्ध लाल या नीले रंग के रुमाल को गले में शिवजी के सांप की तरह लपेट के चौरसिया की दुकान में लगे आईने में आड़े तिरछे ढंग से खुद को देखने लगते। कहावतों में तो यही कहा गया कि आईना झूठ नहीं बोलता, लेकिन गुड्डू जी आईने के सच को सुन नहीं पाते थे। गुड्डू जी कुछ लंबे नहीं थे, सो उनको उचक उचक के आईने में देखना पड़ता था। वैसे उनको शौक बहुत था अमिताभ बच्चन की तरह 6 फीट 2 इंच लंबा होने का। खैर, अभी भी गुड्डू जी खुद को अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझते थे और बच्चन की हर पिक्चर वो कस्बे के सुमेर चित्र मंदिर के विशाल पर्दे पे देख ही आते थे। बहरहाल वही गुड्डू जी अपनी साइकिल पे उचकते हुए, पैडल मारते हुए दुकान की तरफ आए और मुझ पे नजर पड़ी तो एकदम से खिल गए। का गुरु, भोरे भोरे है पान चुभला के? अरे हमरा छोड़ो, तुम बताओ, ये कंटाप साइकिल पे और इतना खिले हुए कैसे भाई? कहाँ चले आए हो? एकदम चेंज हो गए हो यार। गुड्डू जी हंसने लगे। अरे वो सब बाद में बताएंगे, अभी तो तुम्हारी भाऊजी दिख गई बे। और हंसते हंसते साइकिल किनारे फेंकी और दुकान के पीछे के मैदान में कचरे के ढेर की ओर तकरीबन दौड़ते हुए निकल गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत एक चीज है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, गर्मियों की छुट्टियों में घर आए लेखक को बचपन के दोस्त गुड्डू जी दिखते हैं जो किसी जमाने में बड़े रंगरसिया टाइप कैरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज तो गुड्डू जी बिल्कुल शरीफों की तरह दिख रहे हैं। अब आगे। गुड्डू जी की साइकिल दुकान के सामने बिजली के खंबे से तिरछी टिकी थी। मौका देख के हमने चौरसिया से पूछ ही लिया, काहे चौरसिया जी, गुड्डू को क्या हो गया भाई?
मत पूछिए भैया जी, रेखा भौजी के ब्याह के बाद से एकदम में चेंज हो गए गुड्डू भैया। प्रेम व्रेम वैसे ही चल रहा है इनका या सुधार है कुछ? ना अब कहां। चौरसिया अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले गुड्डू जी आ गए थे। समझे गुरु, आज भौजी दिख गई तुम्हारी हमको। गुड्डू जी ने बात वहीं से शुरू की जहां छोड़ के गए थे। गुड्डू ने तुम्हारी भौजी कहा तो एकदम से लजा गए थे। भौजी माने रेखा। गुड्डू जी ने उनका जिक्र किया तो लजा के जितना लाल हुआ जा सकता था उतने लाल हो गए। पहले गुड्डू जी अमिताभ कट बाल रखा करते थे। कानों के पास की पट्टी अमिताभ की तरह ही अंग्रेजी के उल्टे साथ की तरह, बाल लंबे जिनमें खूब कड़वा तेल डाला जाता। तेल चुपड़े बालों को भिगो के वैसा ही बना दिया जाता जैसा शहरों के लड़के जेल लगा के करते हैं। गुड्डू जी आगे के बालों का फुग्गा भी बनाया करते थे, यानी बालों में कंघी फेरी और आखिर में कंघी को उलट के उसकी पीठ से बालों पे जोरदार दबाया, बस फुग्गा तैयार। तकरीबन हर हफ्ते या पखवाड़े गुड्डू जी हमारे हॉस्टल आते थे। वक्त अमूमन शाम का। जब आते तो मुरझाए हुए होते। कारण यूं हुआ करता कि गुड्डू जी का दिल टूट गया होता। गुड्डू जी छंटे हुए आशिक थे और प्रेम करने में उनका रिकॉर्ड मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की रिलीज जैसा था। प्रायः शाम के वक्त गुड्डू जी रोनी सूरत लेके आते और अपनी व्यथा कथा सुनाते कि फला लड़की ने उनको दुत्कार दिया जिसको वो दीवानों की तरह प्यार करते थे। अपनी धज में गुड्डू जी पूरे उचक्के लगते थे, सो उनको दुत्कार दिया जाना कुछ असामान्य नहीं लगता था। उनकी मौजूदा माशूक रेखा गुड्डू जी के पड़ोस में रहती थी। अपने 3 भाइयों में सबसे छोटी रेखा बोलती थी तो थोड़ा लाड़ झलकता था, और यही वो बात थी जिस पे लड्डू जी दिलो जान और बाकी जिन जिन चीजों से लट्टू हुआ जा सकता है ना, लट्टू हो गए थे। पान का बड़ा सा बीड़ा गालों में दबाए और उसकी पीक मुंह से निकल के बह न जाए, इसकी जद्दोजहद में वो उस गली के चक्कर लगाते जिसको फिल्मी भाषा में यार की गली, उसकी गली या महबूब की गली कहते हैं। इसी गली में उनकी महबूबा रेखा रहती थी। वो मचान पे लटके शिकारी की तरह गली के मोड़ पे अपनी साइकिल पे उठंगे खड़े रहते। जो ही रेखा ट्यूशन के लिए या बनिए की दुकान से बड़ियां या बेसन लाने गली में निकलती तो वो भी पीछे पीछे लग लेते। अब बस यूं समझ लीजिए कि रेखा को भी इस बात का इल्म हो गया था कि ये जो मेरे पीछे पीछे डोलता है ना, मुझसे प्यार व्यार टाइप कुछ करता है। मेरी सोच में खलल डालते हुए गुड्डू जी आगे बोले, सुन रहे हो, तुम्हारे भौजी ने अपने बेटे से मिलवाया। मैं बेटे को कहा मामा जी को प्रणाम करो, और इतना कह के गुड्डू जी ने दांत निपोड़ दिए। बेटे से मिलवाया? हम थोड़े हैरत में थे। काहे, कितना बड़ा है उनका बेटा जी? साल भर से जरा बड़ा ही होगा। अचानक 2 साल पहले की घटना याद हो आई मुझे, जब देवघर के हमारे हॉस्टल में यही गुड्डू जी रात के 2:30 बजे रोते पीटते पहुंचे थे। आंखें रो रो के लाल हो गई थीं। हमने सोचा कि आदत के मुताबिक कहीं छेड़खानी में लात खा के आए होंगे, लेकिन यहां तो माजरा कुछ और ही था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत एक चीज है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, गुड्डू जी मधुपुर के रंगरसिया टाइप कैरेक्टर हैं जिनको रेखा नाम की लड़की से प्यार हो गया है। इस बार गुड्डू जी का प्यार इतना सच्चा है कि रेखा के प्यार में उनकी पूरी शख्सियत बदल गई है। अब आगे। उस दिन रोते बिसूरते गुड्डू जी हॉस्टल तशरीफ ले आए थे। चूंकि वो ऐसी ही रोनी सूरत बना के इससे पहले 797 बार आ चुके थे, तो कुछ लोगों पे इस सूरत का असर हुआ और कुछ पे तो कतई नहीं हुआ। कुछ सीनियरों ने उनको हड़काया भी। कहा हुआ रे, देवदास कहे बन के घूम रहा है? भैया, हमारा जिंदगी में अंधकार हो गया, एकदम अमावस के माफिक अंधेरा। ये कह के गुड्डू जी सुबकने लगे। कुछ बोलेगा कि लगाएं? एक सीनियर ने अपनी सीट पे बैठे बैठे ही मारने का इशारा किया। गुड्डू जी पहले हलकान थे, ऐसी झाड़ के बाद एकदम फूट पड़े। भैया, आज हमारी रेखा का ब्याह हो गया है। बोलने की शैली कुछ ऐसी थी और गुड्डू जी का चेहरा ही कुछ ऐसा उचक्के जैसा था कि वहां जमे सारे लोग हंस पड़े थे। लोगों की हंसी तीखी लगी थी गुड्डू को। उनका समोसे जैसा मुंह गुस्से में थोड़ा और तिकोना हो गया। जिंदगी में पहली बार हमको ओरिजिनल वाला प्यार हुआ था भैया, और आप लोग हमको डिस्करेज कर रहे हैं। रोनी सूरत पे गम और गहरा गया।
वैसे आमतौर पे गुड्डू बहुत खुशमिजाज थे, जिंदा दिल थे। अपने हर हफ्ते होने वाले प्रेम को पाने के लिए और अपनी उस प्रेमिका को अपने वश में लाने के लिए हर मुमकिन उपाय करते। प्रेम के घर में चक्कर लगाने से लेके उसके भाई से दोस्ती गांठने तक और वशीकरण मंत्र आजमाने से लेके बंगाली बाबा तांत्रिक का ताबीज पहनने तक, जिसके विज्ञापन में दावा किया गया था कि 7 समंदर पार बैठी प्रेमिका भी गोद में पके गूलर की तरह गिर जाएगी। रेखा पे गुड्डू ने हर हथियार आजमा लिया था, लेकिन उनकी प्रेमिका उनको नहीं मिली। इससे पहले भी उनको किसी लड़की ने घास डाला नहीं था, इसलिए हम उनके दुख को सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन आज गुड्डू अलग तरीके से गमगीन थे। उन्हीं के शब्दों में वो अपनी ही माशूका के ब्याह में बारातियों को पूरी बांट के आए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत एक चीज है। इस कहानी में अब तक आपने सुना मधुपुर के सबसे बड़े आशिक प्रेम में नाकाम गुड्डू जी लेखक के हॉस्टल आते हैं और खुलासा करते हैं कि वो अपनी ही प्रेमिका की शादी में बारातियों को पूरी बांट के आए हैं। अब आगे। किसी आशिक के लिए इससे बड़ा गम और कुछ नहीं हो सकता कि वो अपनी ही प्रेमिका के ब्याह में बारातियों का स्वागत करें। दरअसल गुड्डू जी जितने बिगड़ैल थे ना, उतने ही चंट भी। और दिक्कत यह कि यह बात रेखा के पिताजी को भी पता होनी थी। जो लड़का दिन भर पतंगे उड़ाता फिरे, गिल्ली डंडा खेले, बाजार घूमे, मटर गश्ती करे, वो और कुछ हो ले, आदमी तो कभी नहीं बन सकता। बात यह भी थी कि गुड्डू जी बेकार थे। मैट्रिक में हैट्रिक फेल होने के बाद पढ़ना उनके बस का नहीं रहा था। किताबें मेज पे पड़ी रहती, हिज्जे लगा के तोड़ मरोड़ के हिंदी पढ़ लेते थे, अंग्रेजी मुत्ता भी नहीं। भूगोल, नागरिक विज्ञान वगैरह किस चिड़िया के नाम है उससे एकदम अनजान थे ये। गुड्डू कुछ काम नहीं करते थे, बस कारनामे किया करते थे। वैसे तो वो कस्बाई औकात के लिहाज से खाते पीते घर के थे और तमाम किस्म के शौक भी पाल रखे थे। इन शौकों में सबसे अहम था अपनी चमकती हुई साइकिल पे उकड़ू खड़ा होके, यानी एक पैर पैडल और दूसरी टांग को जमीन पे टिका के पनवाड़ी की दुकान के सामने खड़ा होना और अपने पसंदीदा चटनी, सौंफ और गुलकंद डलवा के पान बनवाना। रेखा के पिताजी ऐसे कैरेक्टरों से बेहद चिढ़ते थे। चिढ़न के बहुत सारे कारण थे। उनमें गुड्डू की उचक्के जैसी शक्ल, निकम्मा होना, पढ़ने में फिसड्डी होना, ये सब कई वजहें एक साथ मिलके मामले को थोड़ा जटिल बना रही थी। सच बात तो यह थी कि गुड्डू को देखते ही रेखा के पिता को गुस्सा आ जाता था और वो बेवजह उसको पीटने पे उतारू हो जाते थे। लेकिन गुड्डू इतने हिम्मती या सच कहें तो इतने ढीठ थे कि रेखा के घर के आगे वाले दरवाजे के आयन सामने कुछ इसी अंदाज में खड़े रहा करते जैसे एक टांग पे थोड़ा वजन डाल के अमिताभ तिरछे होके खड़े होते हैं। गुड्डू को लगता था कि उनकी रेखा का बाप उनसे जितना चिढ़ेगा उतना ही ज्यादा उनकी प्रेम कहानी में नाटकीयता आती जाएगी, जो शायद बहुत ज्यादा फिल्में देखने से उनके मन में घर कर गई थी। गुड्डू कुछ भी कहते उसमें ड्रामा होता, डायलॉग बाजी होती, फिल्मी किस्म का स्टाइल होता। अच्छा, रेखा को इस दुनियादारी से मतलब नहीं था। कस्बाई लड़कियों की तरह उनके बाल लंबे और घने थे। हालांकि वो किसी विज्ञापनी तेल का सेवन नहीं करती जिससे बाल काले, लंबे और घने हो जाते हैं। रेखा के घर में उनकी शादी की तैयारियां जोरों पे थी, लेकिन ब्याह नहीं हो पा रहा था। लड़के वाले उनको छांट जाते थे। वजह तो कई थी, लेकिन कभी भारतीय समाज की गोरेपन पर जोर देने की पुरानी कमबख्त दकियानूसी आदत और कभी यही दहेज की सनातनी मांग उनके ब्याह की राह में रोड़े नहीं बोल्डर की तरह सामने आ जाता था। वक्त बदल रहा था, समाज भी। हर लड़का ब्याह से पहले खुद लड़की देखना चाह रहा था। असल में वो चाह रहा था कि लड़की सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जैसी हो, क्योंकि उन दिनों इन्हीं दोनों का नाम अखबारों में छाया हुआ था। उन्हीं दिनों उनमें से एक मिस यूनिवर्स और एक मिस वर्ल्ड बनी थी। तो जनाब, समाज बदल रहा था, लेकिन समाज की आदतें और परंपराएं बदली नहीं थी। गोरेपन की क्रीमें धड़ल्ले से बिक रही थी। दहेज में अब रेडियो की जगह टीवी की मांग होने लगी थी। लेकिन हर बार जिस दिन लड़के वाले आते तो रेखा उस दिन स्नो पाउडर, काजल वगैरह लगा के तैयार हो जाती। उनके कस्बे में ये जबरदस्त मान्यता थी कि लड़कियों के स्नो पाउडर लगाने से उनकी चमड़ी खराब हो जाती है। लेकिन लड़के वाले देखने आए तो इतना सिंगार तो बनता ही था ना।
लेकिन रेखा के पिताजी दहेज के लिए तोला भर सोना भी देने या लेने के खिलाफ थे। ऐसे में लड़के वाले प्लेट की बर्फी, समोसा, चनाचूर, बिस्कुट सब भसक कर और चाय सोंट के निकल जाते। शादी के लिए हाँ नहीं कहते। ऐसे ही किसी दिन जब रेखा से कोई और लड़के वाले बिना हाँ किए मिलके गए थे तो उसके रोने की आवाज गुड्डू के कानों में भी गई। गुड्डू पिघल गए। हालांकि उस वक्त तक रेखा को पता नहीं था कि उसके पड़ोस में रहने वाला और हमेशा उसके आसपास मंडराने की कोशिश करने वाला ये उजबक छोकरा उनके साथ प्रेम जैसा कुछ करता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत एक चीज है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, प्रेम में गुड्डू जी इस बार ज्यादा ही उदास हैं। प्रेमिका के पिता उनके बेकार और निठल्ले होने की वजह से चिढ़ते हैं। इधर उनकी महबूबा रेखा का रिश्ता कई लड़के वाले नामंजूर कर चुके होते हैं। अब आगे। वो समय कोई फेसबुक या मोबाइल फोन या व्हाट्सएप का नहीं था। मिलने मुलाकात का तो कोई सवाल ही नहीं था। खैर, प्रेम का मतलब था कि कस्बे के बाकी के आशिकों को यह पता चल जाए कि फला लड़की पे फलाना भाई का दिल आ गया है, तो एक दो रकीबों को छोड़ के बाकी के लोग नैतिकता के मारे मैदान खाली कर देते। फिर उस फला लड़की का नामकरण हो जाता। मिसाल के तौर पे रमाशंकर भाई साहब वाली भाभी जी, या खालिद की वो, या फिर हमरी वाली और तुमरी वाली। तो उसी दिन जिस दिन रेखा की सिसकती आवाज गुड्डू के कानों में पड़ी, गुड्डू ने लाल बाबू की चाय दुकान के पास चौरसिया पान भंडार पे आशिकों की सभा में खुला ऐलान कर दिया कि वो रेखा नाम की उस कन्या से अथाह किस्म का प्रेम करते हैं और है कोई माई का लाल जो उनको रोक के दिखा दे। कोई माई का लाल सामने नहीं आया, क्योंकि किसी लाल में रेखा जी को लेके कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसी दिन पान की गिलौरी बनाते हुए चौरसिया ने गुड्डू को कोंचा था। भाऊजी तो आपको बहुत प्यार करती होंगी ना भैया। चौरसिया हमेशा वही बातें करते जिनसे उनके ग्राहक, खासकर गुड्डू जैसे ग्राहक, पूरे खुश हो जाएं, भले उनकी बात 50 या 100% झूठी क्यों ना हो। हाँ चौरसिया बहुत प्यार करती हैं, लेकिन का भैया, कोनो प्रॉब्लम है का? हाँ चौरसिया, एक ठो चिट्ठी लिखना था यार। तो कौन रोक रहा भैया? हमको शायरी का शौक तो बहुत है, लेकिन पढ़ना हमको ठीक से आता न है। शायरी का लिखेंगे? लो कर दिया ना बात भैया, शायरी हम बताते हैं, आप लिखिए ना। चौरसिया ने सहारा दिया था। नहीं यार, तुम लिख दो ना। गुड्डू को अपने लिखने पढ़ने की काबिलियत के बारे में जरा भी गलतफहमी नहीं थी। वैसे भी आशिक थे, मूर्ख थोड़े थे। उनको पता था कि चिट्ठी अगर पकड़ी गई तो उनकी बगुले की टांग जैसी लिखावट पहचानना कोई मुश्किल नहीं होगा, और उसके बाद रेखा के बाप भाई कूटेंगे तो कूटेंगे, बाबूजी तो धर के धो डालेंगे। बहरहाल जितने शेर चौरसिया ने सुझाए, उसमें एक शेर ये भी डाला गया कि लिखता हूं अपने खून से, स्याही न समझना। इस चिट्ठी में भावनात्मक रूप से खून वाला टच लाने के वास्ते इसको लाल रंग से लिखा भी गया था। उसी शाम सूरज बस डूबने को बेसब्र हो रहा था। रेखा ने छत पे जाके अपने बालों में बड़े प्यार से ढेर सारा नारियल का तेल चुपड़ा था। 2 लंबी चोटियां गूंथने के बाद उनमें लाल रंग का फीता बांध के आखिर में उन फीतों से फूल बनाया, जो पता नहीं अजीब तरीके से गुड़हल और गुलाब का हाइब्रिड लग रहा था। गुड्डू ने मौका देख के चिट्ठी को पत्थर में लपेटा और रेखा की तरफ फेंक दिया। मुमकिन है ऊपर वाला इस प्रेम में दोनों की कठिन परीक्षा लेना चाह रहा था, सो पता नहीं कैसे हवा तेज चल गई। इधर पत्थर में लिपटी चिट्ठी फेंकते वक्त गुड्डू सशरीर नाली में विसर्जित हो गए, और उधर पत्थर और चिट्ठी रास्ते में बिछुड़े प्रेमियों की तरह अलग हो गए। पत्थर तो रेखा के माथे पे आ लगा और चिट्ठी उड़ती हुई आंगन में जा गिरी। उसके बाद जो हुआ भैया भूचाल से कम नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत एक चीज है।
इस कहानी में अब तक आपने सुना, रेखा से एक तरफा प्रेम कर रहे गुड्डू जी आखिरकार अपनी माशूका को एक शेरो शायरी भरी चिट्ठी लिखते हैं और उसको पत्थर में लपेट के रेखा की तरफ फेंकते हैं। अब आगे वही हुआ जिसका अंदेशा था। पहला वाकया तो यह हुआ कि गुड्डू नाली में गिरने के बाद जब उठे तो मिट्टी, कादो, कीचड़ से लथपथ थे। देखिए, बड़े शायर तो इश्क को कह ही गए हैं, आग का दरिया। अब आग नहीं थी तो मिट्टी, कीचड़, गंदगी के इस दरिया से निकले गुड्डू के पीछे गली के कुत्ते लग गए थे। दूसरा किस्सा यह हुआ कि चिट्ठी से बिछुड़ा पत्थर रेखा के सर पे लगा तो बड़ा सा गूमड़ निकल आया। अच्छा, चोट लगने पे कुछ याद नहीं रहता, और प्रेम तो खैर चीज ही क्या है। मुंह से गालियों की बौछार निकालती रेखा ने मुंडेर से झांका तो गुड्डू भागते दिख गए। रेखा ने चिल्ला चिल्ला के अपने तीनों भाइयों को इकट्ठा कर लिया। तीसरे वाकये में चिट्ठी आंगन में जा गिरी थी, और वहीं गिरी जहां खलनायक यानी रेखा के पिताजी बैठे थे। रेखा के पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी, खून से लिखी शायरी भी पढ़ी, और जब लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यह लिखावट तो चौरसिया की है। गुड्डू जी के बाद चौरसिया जी को कायदे से पकड़ के कूटा गया। गुड्डू जी रेखा के नाम को कोसते रहे, उस घड़ी को कोसते रहे जिस घड़ी में उनको मोहब्बत हुई थी, वरना उनके तो अरमान शोले के धर्मिंदर जैसे थे कि अपनी हेमा को बंदूक से आम तोड़ना सिखाएं। चिट्ठी प्रकरण के बाद ही रेखा के बाप ने मन ही मन कुछ तय कर लिया था। महीना भर बीता नहीं होगा, उन्होंने गली में उचक उचक के साइकिल पे पैडल मार के गुजरते गुड्डू को बड़े प्यार से बुलाया था। चाय पूछी, कहा, बेटा हमने रेखा का रिश्ता तय कर लिया है। बड़े खानदानी लोग हैं, आप तो मोहल्ले के हैं, हमको उम्मीद है कि आप बारातियों के स्वागत में पूरा ध्यान दीजिएगा। बोझे कि नहीं, मैंने किसी तरह की दिक्कत ना हो उन लोगों को, इसका ध्यान आप ही को रखना है। गुड्डू जी की स्थिति खराब थी, लेकिन बेचारे चाय पीते रहे। जब चाय खत्म हो गई तो रेखा के पिताजी ने कुछ ऐसी निगाहों से देखा कि बेटा लाल, अब चाय खत्म हो गई, चलिए निकलिए यहां से। बस वो तब का दिन था। उसी शाम हॉस्टल में हमने आखिरी बार गुड्डू जी को देखा था। पसीने से लथपथ, लंबे बालों वाले, हलकट किस्म के, आंखों में सुरमा वाले, पीली शर्ट और चटक लाल रंग की पैंट वाले गुड्डू जी। लेकिन चौरसिया भी उनकी शराफत की गवाही दे रहा था। उनकी बातों में भी सच्चाई थी। हमने आखिर पूछ ही लिया, क्यों गुड्डू जी, अब प्रेम व्रेम नहीं होता क्या? नहीं भैया, रेखा जी के बाद कोई नहीं, उनके जैसी कोई दिग्विजय नहीं की है। उनके हाथ में चॉकलेट का बड़ा सा पैकेट था। ये किसके लिए गुरु? हमने इशारा किया। गुड्डू जी हंसे। रेखा जी के बचुआ बहुत प्यारा है गुरु। गुड्डू जी इतना कह के चल दिए। उनकी चाल ढाल, रंग रूप पहले जैसा कुछ नहीं रहा था। शांत किस्म के जीव दिख रहे थे, बस उत्साह वही था। उस दिन हमको वाकई में लगा कि गुड्डू जी की ये मोहब्बत सच्ची मुच्ची में ओरिजिनल वाली ही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।